Very good morning to all of you. This is Nikita here from LearnX Nursing team. I welcome all of you on the LearnX Nursing platform. Today we will see NOSIT PYQ series number 39. Start करते हैं. Just give me 1 minute. Okay. Question number 1. A nurse is evaluating the ABG results of a patient with the pneumonia. Of a patient with the pneumonia. एबीजी के क्वेश्चंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. एक क्वेश्चन तो आपको नॉर्सेट में मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. The ABG analysis shown as pH is 7.5. Okay. PaCO2 is 26 mm of Hg. Oxygen saturation is 96%. Bicarbonate is 24 milliequivalent per liter and PaO2 is 94%. The nurse should interpret this finding as. देखो कभी भी जब हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना तो pH, PaCO2 एंड हमारा बाइकार्बोनेट. नॉर्मल पीएच कितना होता है 7.35 टू 7.45. अगर 7.35 से कम है इट इज एसिडिक, 7.45 से ऊपर है इट मींस अल्कोहलिक. ठीक है. अब हमारे पेशेंट की कंडीशन क्या दी हुई है 7.5. एक चीज तो हो गई, ये आएगा हमारा एल्कोलोसिस. ठीक है. PaCO2 नॉर्मल कितना होता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg. ठीक है. अगर 45 के ऊपर होता है इट इंडिकेट्स हाइपोवेंटिलेशन. अगर 35 के नीचे जाता है तो इट इंडिकेट्स हाइपर वेंटिलेशन. ठीक है. बाइकार्बोनेट कितना होता है नॉर्मल 22 टू 26 मिलीक्वेलेंट पर लीटर. अगेन 22 के डिक्रीज है इट मींस एसिडोसिस है. 26 के ऊपर है इट मींस इट इज अल्कोलोसिस. ठीक है. अब अगर हम PaCO2 यहाँ पर पेशेंट की बात करते हैं तो कितना था हमारा 26. इट मींस क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. देन HCO3 कितना है 22 टू 26 इट इज नॉर्मल. बट हमको एल्कोलोसिस बता दिया ऑलरेडी पीएच ने. अब एक चीज देखो यहाँ पे 7.5 इज पीएच दैट इज एल्कोलोसिस एंड PaCO2 कितना है 26. अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पीएच क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एंड PaCO2 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. अब देखो दो चीजें होती है यहाँ पे. एक होता है मेटाबॉलिक. जब भी कोई मेटाबॉलिक केस होगा एसिड बेस बैलेंस में, अगर पीएच एंड PaCO2 in same direction indicate मेटाबॉलिक. ये याद रखना हमेशा. ठीक है. एक होता है रेस्पिरेटरी. रेस्पिरेटरी में ऑब्वियस ऑलवेज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. पीएच डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा एंड PaCO2 इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, या फिर पीएच बढ़ेगा एंड हमारा PaCO2 डिक्रीज होगा. ये हमेशा इंडिकेट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन. If your pH and PaCO2 in the opposite direction, it indicates respiratory condition. ठीक है. सो अगर अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है पीएच इंक्रीज हो रहा है PaCO2 डिक्रीज, दोनों भी ऑपोजिट है तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी रेस्पिरेटरी. और पीएच क्या है बढ़ा हुआ मतलब एल्कोलोसिस. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस नो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नो, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस नो, इट इज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस. क्लियर. इस तरीके से सॉल्व करोगे तो पक्का अच्छे से कर पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नर्स इज असेसिंग 40-year-old patient admitted in the medical unit with the pneumonia. ठीक है. 40 ईयर का पेशेंट है जिसको निमोनिया है. द फिजिशियन प्रिस्क्राइब्स अ न्यू ड्रग सेफुरोक्सीम. ठीक है. सेफुरोक्सीम जो है वो द फिजिशियन प्रिस्क्राइब अ न्यू ड्रग सेफुरोक्सीम टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट. देखो एक पहली बात न्यू ड्रग मतलब कि फर्स्ट टाइम हम उस पेशेंट को सेफुरोक्सीम जो है वो दे रहे हैं. क्या होता है सेफुरोक्सीम? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिफालोस्पोरिन. सिफालोस्पोरिन एंड एंटीबायोटिक. ठीक है. Which physician order should the nurse verify before administering a dose of cefuroxime to the patient? क्वेश्चन क्या पूछा है, जब वो नर्स फिजिशियन का ऑर्डर फॉलो करने जाएगी यानी कि पेशेंट को सेफुरोक्सिम देने जाएगी उसके पहले वो कौन सी चीज को चेक करेगी? शी विल चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, शी विल चेक द sputum culture and the sensitivity test, she will check the PFT and she will check the serum laboratory test. Yes.
व्हाट शी विल चेक? देखो, सीरम लेबोरेटरी टेस्ट हम कब चेक करते हैं? जब किसी चीज की टॉक्सिसिटी होती है। एग्जाम्पल, लिथियम देने वाले हो, डिगॉक्सिन देने वाले, तो इसके पहले आप एक बार सीरम लेबोरेटरी टेस्ट जरूर चेक करते हो, ठीक है? ये एंटीबायोटिक है। पीएफटी, लंग वॉल्यूम कैसा है, लंग की कैपेसिटी कैसी है, लंग्स हाउ दे आर वर्किंग, इसका हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ब्लड प्रेशर की भी जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन और इट इज एन एनी ऑफ द मेडिकेशन विच इज रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर, ठीक है? फिर स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जो आपको बैक्टीरियल काउंट्स बताता है, ठीक है? सो हमेशा आप स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट को चेक करोगे बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग सिफोरॉक्सिमिन और द सिफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट एडमिटेड इन द मेडिकल यूनिट विद द इन्फ्लुएंजा, ठीक है? इन्फ्लुएंजा क्या है? वायरल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज है, ठीक है? विच असेसमेंट फाइंडिंग और सब्जेक्टिव डाटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू कम्युनिकेट टू द फिजिशियन, ठीक है? ड्यूरिंग द असेसमेंट फाइंडिंग ऐसा कौन सा सब्जेक्टिव डाटा नर्स को मिलेगा जो कि फिजिशियन को कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है? दैट इज फीवर ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिफ्यूज क्रैकल्स इन द लंग्स, सोर थ्रोट एंड द फ्रीक्वेंट कफ, माइल्जिया एंड द परसिस्टेंट हेडेक। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जो नर्स को, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा? यस yes, अगर हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा की, ठीक है? इन्फ्लुएंजा में हमको क्या क्या चीजें दिखती है? मोस्ट कॉमन साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन वायरल इन्फेक्शन और वायरल डिजीज, ठीक है? मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? माइल्जिया, हेडेक परसिस्टेंटली, फीवर मिलेगा, कफ मिलेगा, सोर थ्रोट एक्सेट्रा, ठीक है? माइल्जिया मिलेगा, यस। सोर थ्रोट एंड फ्रीक्वेंट कफ भी मिलेगा, फीवर भी मिलेगा। क्या ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है? लेकिन अगर हमें किसी पेशेंट में डिफ्यूज क्रैकल्स इन द लंग्स मिल रहा है, ठीक है? आपको क्रैकल साउंड मिल रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? यस, डिफ्यूज क्रैकल्स इन द लंग इंडिकेट्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो आपको फिजिशियन को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट इज एडमिटेड इन द आईसीयू आफ्टर अंडरगोइंग एन एम्बोलेक्टमी, ठीक है? What assessment parameter does the nurse monitor most closely in this patient? ठीक है, एक पेशेंट है जिसका एम्बोलेक्टमी हुआ है। What is embolectomy? Yes, क्या होता है एम्बोलेक्टमी? रिमूवल ऑफ एम्बोलस, एक एम्बोलस था जिसको हमको रिमूव किया है, ठीक है? दैट इज एम्बोलेक्टमी, ठीक है? तो हम प्यूपिलरी रिस्पॉन्स चेक करेंगे पेशेंट का, वेना कावा का प्रेशर चेक करेंगे, डिफरेंशियल लिकोसाइट्स यानी कि हमारा डब्ल्यूबीसी का जो टाइप है वो चेक करेंगे, या फिर पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर चेक करेंगे। सी, एक चीज हमेशा याद रखना, ठीक है? अगर किसी पेशेंट का एम्बोलेक्टमी हुआ है, ठीक है? एम्बोलेक्टमी मतलब क्या है? वहां पे पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, इस तरीके से हमारे पल्मोनरी के वेसल्स है, यहाँ पे कुछ तो एक एम्बोलिस था जिसके वजह से हमेशा यहाँ पे ना हमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है। मोस्ट कॉमनली हमको पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलता है, ठीक है? तो ऐसे पेशेंट्स में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हाइपरटेंशन सबसे ज्यादा रहता है, इसीलिए आफ्टर एम्बोलेक्टमी need to monitor
पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर यानी कि हमारा पैप, ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज देर इज अ मोर रिस्क ऑफ द पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसीलिए पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर जो है ये हमें मॉनिटर करना है। ठीक है, मोस्ट क्लोजली। नो पिपुलरी रिस्पॉन्स, नो प्रेशर इन द वेना कवा, नो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की कोई जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Following insertion of a CVP line, a client suddenly complains of a sharp pain in the right chest that worsens on the inspiration. ठीक है, एक CVP लाइन इंसर्शन किया है। ठीक है, हम CVP लाइन दो जगह डालते हैं, एक तो हमारा इंट्राजुगुलर और सबक्लेवियन। जब आप सीवीपी इंसर्शन कर रहे हो इन दोनों में से आईजेवी या फिर सबक्लेवियन वेन में, सडनली पेशेंट कहता है कि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है राइट चेस्ट में। ठीक है, एंड वो जैसे जैसे सांस ले रहा है, इंस्पिरेशन हो रहा है और वो पेन वर्स्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। विच असेसमेंट डाटा वुड नॉट support the conclusion that the client had developed a pneumothorax? Very nice question. पेशेंट को सीवीपी डाल रहे हो, सडनली पेशेंट ने बोला कि मुझे राइट साइड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, वो जैसे जैसे सांस लेता जा रहा है वो पेन बहुत ज्यादा वर्स होता जा रहा है। ठीक, ऐसा कौन सा असेसमेंट डाटा है जो ये सपोर्ट नहीं करता या फिर ये कंक्लूजन नहीं करता कि इस पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स बैठा है? नॉट का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रेकियल शिफ्ट विद यूनिलेटरल डिक्रीज्ड चेस्ट एक्सपांशन। ठीक है, ट्रेकियल शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से एक साइड के लंग्स में चेस्ट एक्सपांशन जो है वो कम हो गया, ऑब्वियसली डिवेटेड ट्रैकिया जो हो गया। ठीक है, इंक्रीज पीएससीओ2 एंड डिक्रीज पीओ2 यानी कि हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया हो रहा है पेशेंट को, क्रैकल्स ऑन द अफेक्टेड साइड एंड हाइपोरेजोनेंस ऑन द अफेक्टेड साइड। सी, अगर हम न्यूमोथोरैक्स की बात करते हैं, न्यूमोथोरैक्स में हमको डेविएटेड ट्रेकिया की वजह से यूनिलैटरल लंग एक्सपांशन डिक्रीज दिखता है। यस, हमें हाइपोक्सिया दिखता है, हाइपरकैप्निया भी होता है। ठीक है, एंड हाइपोरेजोनेंस भी होता है, जो साउंड होगा वो बहुत कम मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमको न्यूमोथोरैक्स में मिलती है, लेकिन क्रैकल साउंड जो है वो अफेक्टेड साइड में, जिस साइड में न्यूमोथोरैक्स बैठा है वहां पे क्रैकल्स कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारी ऐसी चीज है या फिर ऐसा सेंटेंस है जो ये सपोर्ट नहीं करता कि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स बैठा है। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ये तीनों ही चीज इंडिकेट करते हैं कि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय हैज स्टार्टेड अ न्यू ड्रग फॉर द हाइपरटेंशन। ठीक है, अगेन अ न्यू ड्रग। 30 minutes after he takes the drug, he develops chest tightness, becomes shortness of the breath and the tachypnea. ठीक है, पेशेंट ने एक नया ड्रग लिया, न्यू ड्रग फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, 30 मिनट्स के बाद में पेशेंट को हुआ चेस्ट टाइटनेस, shortness of breath and tachypnea. Also has a decreased level of consciousness, यानी कि altered level of consciousness. This sign indicate which of the following condition? ये जो चारों symptom patient को after 30 minutes of having an antihypertensive that is a new drug for him, ठीक है, तो उस पेशेंट को क्या हुआ वहां पे? ठीक है, क्या इंडिकेट करता है? उस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, उसको अस्थमा का अटैक आ गया, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। सी, न्यू ड्रग से कभी भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं होता। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी यहाँ पे नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन, एक होता है हमारा अस्थमा अटैक और एक होता है रेस्पिरेटरी फेलियर। यस, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? देखो, हमको एक चीज पता है कि जब भी हम न्यू ड्रग लेते हैं ना तो रिएक्शन होता है। ठीक है, एंड ये जो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, ये क्या इंडिकेट करता है? पेशेंट को हाइपोक्सिया बैठा है, हाइपोक्सिया बैठा है। ठीक है, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिपनिया, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच यूजुअली इंडिकेट्स हाइपोक्सिया। मतलब ये सारे सिम्टम्स हमको किसके दिख रहे हैं? रेस्पिरेटरी फेलियर के, नॉट ऑफ अस्थमा अटैक। सब लोग इसमें यहीं पे कंफ्यूज होंगे, अस्थमा अटैक, बट इट इज एन रेस्पिरेटरी फेलियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Patient received 12 hours after fracture tibia is having PaO2 as 60%. ठीक है, एक पेशेंट को टीबिया का फ्रैक्चर था
ठीक है, एंड उससे PaO2 जो है वो 60% है after 12 hours. On rebreathing unit, maintaining the saturation of 100%, but remains confused. Chest is clear. What is your diagnosis? देखो, एक पेशेंट को टीबिया फ्रैक्चर था. After 12 hours of the surgery, patient is having PaO2, it's 60%. इसीलिए हमने उसे रीब्रीदर मास्क पे डाल दिया, जहां पे वो 100% मेंटेन कर रहा है. स्टिल कंफ्यूजन है और चेस्ट क्लियर है, तो क्या डायग्नोसिस आप यहाँ पे करोगे? अ फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, पल्मोनरी कंट्यूजन, एटेलेक्टासिस और दी डीवीटी. सी, एटेलेक्टासिस नहीं हो सकता, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स नहीं है, ठीक है, डीवीटी भी नहीं हो सकता एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी नहीं. बट यस, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम कैन, क्योंकि देखो जब भी फ्रैक्चर होता है ना, ठीक है, एक फैट एम्बोलस यानी कि एक फैट ग्लोब्यूल होता है जो कि फ्रैक्चर साइट से, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है और पल्मोनरी वेसल्स में स्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे हाइपोक्सिया होता है. हाइपोक्सिया होने की वजह से सैचुरेशन जो है वो हमें डिक्रीज दिखता है. प्लीज राइट डाउन दिस. At the time of fracture, a fat globule from fracture site move into blood vessels and stick to pulmonary vessels. ठीक है, causes hypoxia, decrease SpO2, called as fat emboli syndrome. Clear? Next question. An increase in the creatinine kinase MB, CKMB isoenzyme can be caused by. क्रिएटिनिन काइनेस कभी भी हमारे बॉडी में ये जो एक एंजाइम है ये इंक्रीज होती है, किसके वजह से? जब सेरेब्रल ब्लीडिंग होती है, जब हम इंट्रामैस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, जब स्केलेटल मसल डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एनी फॉल, ठीक है, या फिर मायोकार्डियल नेक्रोसिस. यस, वेरी इजी क्वेश्चन, मायोकार्डियल नेक्रोसिस. ठीक है, जिसको हम मायोकार्डियल डैमेज या फिर जिसको हम MI भी कहते हैं. ठीक है, अगर हम MI की यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, दैट इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन. ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो एंजाइम इंक्रीज होती है दैट इज मायोग्लोबिन, फर्स्ट नंबर पे. ठीक है, सेकेंड नंबर पे इंक्रीज होता है हमारा ट्रोपोनिन आई. ठीक है, जो कि एक कंफर्मेटरी एंड रिलायबल टेस्ट होता है कि यस इस पेशेंट को MI बैठा था. ठीक है, एंड थर्ड होता है हमारा CPK-MB, ये भी आइसोएंजाइम है जो कि इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ MI और मायोकार्डियल नेक्रोसिस. ठीक है, एंड एक हमको मिलता है ECG में, दैट इज ST एलिवेशन. दिस आर दी 4 इंपॉर्टेंट साइंस जो हमको MI को बताते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टेक्निक used to assess the language dominance and memory function before ablative surgery for the epilepsy. ठीक है, आप एपिलेप्सी के लिए एक एब्लेटिव सर्जरी करने जा रहे हो, बट उसके पहले आप एक टेक्निक यूज कर रहे हो जिसमें आप लैंग्वेज डोमिनेंस एंड मेमोरी फंक्शन को असेस कर रहे हो कि अगर हमने एब्लेटिव सर्जरी कर ली तो लैंग्वेज का कैसा रहेगा और मेमोरी फंक्शन किस तरीके से वर्क करेंगे. तो आप उसके लिए इंट्रा कैरोटिड एम्बोबार्बिटल प्रोसीजर करते हैं यानी कि ICAP, या फिर आप विजुअल इवोक पोटेंशियल करते हो दैट इज VEP, या फिर आप मैग्नेटो एंसेफेलोग्राम जिसको हम कहते हैं हमारा EEG करते हो, या फिर सोमैटो सेंसरी इवोक पोटेंशियल यानी कि SEP करते हो. सो विच इज अवर करेक्ट आंसर? दैट अगर हमें किसी भी एपिलेप्सी पेशेंट के लिए, कन्वर्जन पेशेंट के लिए एब्लेप्टिव सर्जरी करनी है और हमको लैंग्वेज डोमिनेंस और मेमोरी फंक्शन को चेक करना है तो हम किस तरीके की टेक्निक यूज करते हैं ये देखने के लिए कि यस अगर हमने एब्लेप्टिव सर्जरी की तो उसके बाद में भी पेशेंट के जो लैंग्वेज डोमिनेंस और मेमोरी फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे. देखो ये जो विजुअल इवोक पोटेंशियल है यानी कि VEP,
एंड SEP। ठीक है, ये हम यूज करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट में। ठीक है, तो ये और ये तो नहीं होता। EEG ये हम करते हैं सीजर की एक्टिविटी, सीजर को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, अब बचा हमारा इंट्रा कैरोटिड एम्बोबार्बिटल प्रोसीजर, ICAP। ये हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि एब्लेटिव सर्जरी फॉर एपिलेप्सी के पहले करना पड़ता है। करते क्या है? इन दिस इंजेक्ट सोडियम एमोबार्बिटल, और जब हम एमोबार्बिटल इंजेक्ट करते हैं तो जो हमारा ब्रेन का वन हेमिस्फीयर होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिवेट्स वन हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। ठीक है, एंड इसके बाद में हम देखते हैं कि हाउ लैंग्वेज डोमिनेंस वर्क, हाउ लैंग्वेज डोमिनेंस वर्क। ठीक है, सो इंट्रा कैरोटिड एम्बोबार्बिटल प्रोसीजर ये किया जाता है लैंग्वेज डोमिनेंस एंड मेमोरी फंक्शंस को चेक करने के लिए बिफोर एब्लेटिव सर्जरी ऑफ एपिलेप्सी। लास्ट क्वेश्चन, nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about the female urethra are true except। सिंपल पूछा गया है, फीमेल यूरेथ्रा के बारे में एनाटॉमी से क्वेश्चन है। ठीक है, एक ऐसी चीज है जो फीमेल यूरेथ्रा के रिलेटेड फॉल्स है। ठीक है, फीमेल यूरेथ्रा जो होता है इट इज अबाउट 1.5 इंचेस इन लेंथ, यस, और वी कैन से 3 to 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ये तो सही है। It is posterior to the vaginal orifice. No, female urethra is always anterior to vaginal orifice. ठीक है, it spears through the urogenital diaphragm. Yes, it is spears through the urogenital diaphragm. ठीक है, it is straight and offers minor resistance for the catheterization. Yes, so यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा it's posterior to vaginal orifice. फीमेल यूरेथ्रा जो होता है वो हमेशा एंटेरियरली प्रेजेंट होता है टू द vaginal orifice, it never to the posterior. Clear? Okay, so thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you for the upcoming exam. Thank you.